वाई शुड पीपल डिसाइड, यानी कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। तो देखिए, हमारा जो देश है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में किसका दबदबा था, अंग्रेजों का दबदबा था। अंग्रेज हमारे देश में आकर शासन चला रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने आकर हमारे देश में कब्जा कर रखा था। तो हम कहेंगे कि वो जो दौर था उसको हम कॉलोनियल रूल कहते हैं, कि अगर कोई एक देश किसी दूसरे देश पे क्या कर ले, कब्जा कर ले, तो उसको हम कॉलोनियल रूल कहते हैं। तो हमारे देश में एक्चुअली कॉलोनियल रूल चल रहा था, और इसमें हो क्या रहा था कि हमें जो चाहिए वो चीजें हमें नहीं मिल सकती थी। मतलब हम जो अपना डिमांड करते उस चीज से हमें दूर रखा जाता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आज आप 8 घंटे काम करते हैं एक दिन में, पहले आपको 12 घंटे 17 घंटे काम कराया जाता था। अगर आपकी इच्छा इस चीज की नहीं है तो भी आपको वो करना पड़ेगा। तो आप अपनी डिमांड नहीं रख सकते थे। तो जो अंग्रेज लोग थे वो लोग जो कहते, जो उनकी मनमानी होती, वही हम लोगों को करना पड़ता। तो ये सब चीजें हो रही थी कब? जब हमारा देश गुलाम था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वो आजाद हो गया। जब हमारा देश आजाद हुआ, और हालांकि इससे पहले की भी बात अगर हम लोग यहाँ पे करें, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे वो बहुत ही ज्यादा जुर्म कर रहे थे लोगों पर, तो इसका विरोध भी प्रकट किया जा रहा था। लोग अपने डिसीजंस भी देना चाहते थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अपनी कुछ डिमांड को भी रखना चाहते थे। तो 1885 के आसपास में इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? एक पार्टी है जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से आज जानते हैं। तो ये एक पार्टी है, और इस पार्टी ने ही सबसे पहले क्या किया, एक मांग रखी। क्या मांग रखी इसने मांग रखी कि जो लेजिस्लेचर होता है, यानी जो विधायिका होता है, इसमें इनका चुनाव हो और इनको बजट पर डिस्कशन करने का अधिकार मिले, इनको भी क्वेश्चन करने का अधिकार मिले। क्योंकि जब अंग्रेज लोग यहाँ पर सत्ता में काबिज हुए तो वो बजट में जो डिस्कशन होता था वो खुद लेते थे। भारतीय लोगों को इसमें किसी तरह का कोई शामिल नहीं करते थे, और उनको कोई परमिशंस नहीं था कि वो किसी तरह का कोई प्रश्न जो है वो पूछ सके, और न ही भारतीय लोगों को जो विधायिका होता उसमें उनका सिलेक्शन होता था या इलेक्शन होता था। तो लोग इस वजह से अपनी मन की बात रख नहीं पाते थे। जो अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की जो डिमांड थी वो कर नहीं पाते थे। तो सबसे पहले 1885 में जो कांग्रेस पार्टी है, यानी जिसको हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, उसने ये बात जो है सबसे पहले अंग्रेजों के सामने रख दी, और तब जाकर एक कानून पास हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो इस कानून के अकॉर्डिंग कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना अलाउ कर दिया अंग्रेजों ने। लेकिन इसमें ये थी कि पूरी तरह से, यानी ये कुछ कुछ लोगों को ही अलाउ किए थे, सारे लोगों को अलाउ नहीं किया था इन्होंने। यानी कि कुछ ही लोग को ये इलेक्ट कर सकते थे, सब लोग को इलेक्ट नहीं कर सकते थे। तो इससे धीरे धीरे लोगों में लगा कि बहुत सारे उनके विचारों को, उनके फैसलों को रोका जा रहा है। तो लोग क्या किए कि इसके खिलाफ जो है बहुत ज्यादा विद्रोह प्रदर्शन वगैरह करने लगे। लोगों में नेशनलिटी जो है वो जग कर बाहर आया। लेकिन सबसे पहला ये प्रश्न ये आता है कि लोग जो है वो अपना फैसला ले कैसे। तो कोई भी जनता जो है अगर अपने मन का सरकार बनाना चाहती है तो वो फैसला कैसे लेती है। तो फैसला लेने का जो तरीका होता है वो होता है वोटिंग फैसला।
तो जब अंग्रेज थे तो उस समय वोट देने का अधिकार ही नहीं था। उस समय वोट देने का अधिकार ही नहीं था लोगों को, इसीलिए वो अपना किसी भी तरह का कोई फैसला बना नहीं सकते थे। तो अगर आपको अपनी जरूरतों को पूरा करना है, अपने मन का सरकार बनाना है, तो इसके लिए एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज। ये क्या होता है? ये कहता है कि आपको वोट देने का अधिकार है। जितने भी 18 साल से ऊपर के हैं, चाहे वो कोई भी समुदाय का हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी हो, अगर वो 18 साल से ऊपर का है तो वो अपना डिसीजन ले सकता है कि उसको किस तरह का सरकार चाहिए, वो अपने देश में किस तरह की सरकार को देखना चाहता है और वो उनकी क्या इच्छा है, वो क्या डिमांड की है। जैसे मान लीजिए कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि जॉब को लेकर अगर हम लोग बातचीत करें, बेरोजगारी को लेकर, तो बहुत सारी जनता ये चाह रही है कि नहीं, अब हमें रोजगार मिलना चाहिए सरकार के माध्यम से। तो वो क्या करेंगे, पिछला सरकार रोजगार आपको नहीं दे रहा था तो वो उनको वोट नहीं देंगे। और अगर आपको भरोसा होता है कि नहीं, जिनको हम चुन के भेज रहे हैं वो हमारे हक में लड़ेंगे, वो रोजगार हमें दिलाएंगे, तो वो क्या हो गया आपका, तो ये आप कैसे करोगे, उसका वोट देके। तो वोट देके आप उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दोगे और वो जाकर क्या करेगा, आपके अधिकार के लिए लड़ेगा। तो हम लोग जो भी फैसला लेते हैं वो फैसला किसके माध्यम से ले रहे हैं, वोट के माध्यम से। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं चुनकर कि उनको हमारे लिए किस तरह का काम करना है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग अपना फैसला एक रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, यानी एक प्रतिनिधि के माध्यम से रखते हैं और उसको चुन के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से भेजते हैं और वही जाकर सरकार बनाती है। जिसको आप यहाँ से चुन कर भेजते हैं वो एक ग्रुप बनता है और वही ग्रुप क्या करता है, एक सरकार बनाने में मदद करता है। तो वो एक सरकार जो है बनाया जाता है। पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट को हम लोग हिंदी में संसद बोला करते हैं। तो जब भी हम जिक्र करते हैं पार्लियामेंट, तो ये शब्द आपके दिमाग में क्या छवि बना रहा है? तो बहरहाल आप कह सकते हैं कि जब भी आप पार्लियामेंट का जिक्र करते हैं तो इस प्रकार का चित्र आपके दिमाग में दिखाई देता होगा। तो ये क्या एक बिल्डिंग है पार्लियामेंट का, लेकिन एक्चुअल में पार्लियामेंट है क्या? पार्लियामेंट किन किन चीजों से बना हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला चीज अगर देखते हैं तो पार्लियामेंट बनाने में 3 चीज का अहम रोल है। एक होता है प्रेसिडेंट। तो जैसा अगर आप मेरी इस लेक्चर को 2022 में देख रहे हैं, तो 2022 में हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो राष्ट्रपति बनती हैं हमारे देश के। तो ये राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये द्रौपदी मुर्मू जो हैं 2022 की राष्ट्रपति हैं। तो एक तो राष्ट्रपति की जरूरत होती है पार्लियामेंट बनाने में। दूसरा किसका जिक्र होता है, राज्यसभा का। तो ये हमारा क्या हुआ, राज्यसभा। तो राज्यसभा आर से स्टार्ट है, तो इसीलिए रेड शब्द भी देखिएगा, यानी कि जब भी यहाँ पे मैट वगैरह जो बिछा हुआ है वो आपको लाल कलर का दिखाई देगा, तो आप इससे ये पहचान सकते हैं कि ये राज्यसभा का जिक्र हो रहा है। और एक और चीज की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग कहा करते हैं लोकसभा, ठीक है। तो जब ये तीनों चीजों का मिश्रण हो जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट जब फॉर्म हो जाता है, प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं RPL, यानी कि राज्यसभा, प्रेसिडेंट और लोकसभा। जब ये तीनों चीज बनते हैं, जब इन तीनों चीज को एक जगह पे हम इकट्ठा कर देते हैं, तब बनता है हमारा क्या चीज, पार्लियामेंट बना करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार पार्लियामेंट क्या होता है। तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा,
इन तीनों को मिला के बनता है। अगर मान लीजिए कि इनमें से हमने क्या किया, प्रेसिडेंट को हटा दिया, तो क्या पार्लियामेंट रहेगा? नहीं, पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा, पार्लियामेंट का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा। अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ राज्यसभा को रहने दे, या हो सकता है कि सिर्फ लोकसभा को रहने दे, तो क्या पार्लियामेंट बनेगा? तो नहीं बन पाएगा। या मान लीजिए कि राज्यसभा को हटा दीजिए, सिर्फ प्रेसिडेंट को रहने दीजिए और लोकसभा को रहने दीजिए, तो भी पार्लियामेंट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। या मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए लोकसभा को हटा दीजिए, राज्यसभा को और प्रेसिडेंट को रहने दीजिए, तो भी पार्लियामेंट नहीं बन पाएगा। पार्लियामेंट तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट भी हो, राज्यसभा भी हो और लोकसभा भी हो, तभी आपका क्या फॉर्मेशन होगा, पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं हुआ करेगा। तो जब भी हम जिक्र करेंगे पार्लियामेंट के विषय में, तो आपके दिमाग में ये तीन पिक्चर आने चाहिए कि प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा होता है, इस तरह का आपको जगह दिखाई देना चाहिए, और एक लोकसभा होता है, इस तरह का हरा कलर का आपको दिखाई देना चाहिए। लोकसभा का जिस अभी आप देख रहे हैं सब कुछ यहाँ पे हरा हरा है, और राज्यसभा में क्या है, सब लाल लाल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दिखाई देना चाहिए। तो इन तीनों, जब तीनों को मिला देते हैं तभी पार्लियामेंट का गठन हो पाता है, पार्लियामेंट बन पाता है। अब चलिए इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पार्लियामेंट होता है वो बेसिकली करता क्या है, और पार्लियामेंट का महत्व इतना ज्यादा क्यों है। क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। तो क्यों ऐसा कहा गया, क्यों ऐसा बनाया गया इसको? तो एक्चुअल में ये सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन हुआ करता है। अब इसका क्या मतलब है, यानी कानून बनाने का काम जो है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट जिसको हम हिंदी में संसद कहते हैं, और ये पार्लियामेंट का काम क्या है, ये सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। अब जैसे इसको समझने का काम करते हैं, जैसे कानून बनाने की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे रख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे इंडिया कंट्री में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। तो मान लीजिए कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स जिसको आदिवासी कहते हैं, ओबीसी होते हैं, ठीक है, और जनरल होते हैं। तो अब जैसे कि इनके ऊपर बहुत अत्याचार होता था शेड्यूल कास्ट के ऊपर, और जो आदिवासी हैं, जो ओबीसी हैं, ठीक है, तो इनके बहुत सारे अधिकार छीने गए थे। तो इसके लिए एक स्पेशल कानून बनाया गया, एसी/एसटी कानून बनाया गया एक, ठीक है, जिसमें इन लोगों को सुरक्षित रखा गया कि भाई इनको पॉलिटिकल पावर भी मिलना चाहिए, इनको सरकारी नौकरियों में भागीदारी मिलनी चाहिए, इनको पढ़ने का भी अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ये सारे अधिकार से इनको वंचित रखा गया था। तो ये कानून बनाया गया कि इनको भी मिले, पार्टिसिपेशन ये भी करें, ठीक है। तो ये काम कहाँ किया गया था, पार्लियामेंट में ये कानून बना था। उसी प्रकार से अगर हम दूसरी चीज के विषय में बातचीत करते हैं, द हिंदू कोर्ट बिल के विषय में, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो भी एक कानून बनाना चाहते थे, द हिंदू कोर्ट बिल। अब ये हिंदू कोर्ट बिल क्या है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि हिंदू कोर्ट बिल बनने का कारण ये था कि वो जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मानना था कि जब तक जातीयता रहेगी यहाँ पर, तब तक भारत देश का विकास नहीं हो पाएगा। जातीयता को जड़ से खत्म करना होगा। तो जातीयता को आप कैसे खत्म करेंगे, कास्टिज्म को कैसे खत्म करेंगे? तो उसके लिए उन्होंने एक आइडिया लेके आया था, द हिंदू कोर्ट बिल, ठीक है। तो द हिंदू कोर्ट बिल जो है ये था क्या, तो हिंदू कोर्ट बिल ये था कि कोई भी एक कास्ट दूसरे कास्ट के साथ मैरिज कर सकता है, ठीक है, कोई भी कास्ट दूसरे कास्ट के साथ क्या कर सकता है, मैरिज कर सकता है। तो ये कानून जो है द हिंदू कोर्ट बिल के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लेके आए। लेकिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि उस समय क्या थे, प्रेसिडेंट थे, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट थे। अब वो प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इसका विरोध कर दिया कि हम इसको बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। और जो उस समय जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, नहीं ये जो हिंदू कोर्ट बिल है वो उसको लागू होने दीजिए। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अड़ गए कि नहीं, हम नहीं बनने देंगे ये कानून, अगर ऐसा होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो उस समय के लिए वो कानून द हिंदू कोर्ट बिल नहीं बन पाया, ठीक है। तो ये कानून बनना
ना बनना ये कहाँ तय हो रहा है? पार्लियामेंट में। ये सारे डिस्कशन कहाँ हो रहे थे? पार्लियामेंट में हो रहे थे। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट की पावर है कि वो क्या कर सकता है? कानून बना सकता है, कानून को संशोधन कर सकता है, या कानून को हटा भी सकता है। यही नहीं, किसी जज को भी हटाने का पावर इसके पास होता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जज है या हाई कोर्ट का जज है, उसको भी हटाने का, रिमूव करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट बहुत ही शक्तिशाली चीज है। पूरा कंट्रोल आप देखेंगे कि पूरी व्यवस्था जो है वो पार्लियामेंट के आसपास घूमते आपको नजर आएंगी। तो पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सो आई थिंक अभी तक आप समझ गए होंगे कि पार्लियामेंट एक्चुअल में क्या है? सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। कानून बनाने का समझिए कि पूरा पावर इसी के पास है। कानून में संशोधन करने की बात अगर हम करें, कानून में नए चीजें जोड़ने की बात करें, और भी जैसे यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ पार्लियामेंट का, कि मुस्लिम लोग जो थे उन लोगों के बीच में एक ऐसी व्यवस्था थी कि वो 3 बार तलाक 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 बोलते थे। तो जो औरतें होती थी वो उनको डिवोर्स मिल जाता था सिर्फ बोलने से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई कानून काम नहीं करता था कि जब उनको तलाक दिया जाए तो कितना मुआवजा जो है उसका पति उसको भरेगा। ठीक है, और उसमें क्या व्यवस्था होगी, जैसे कि हिंदुओं में है कि आप तलाक तलाक बोल के आपका डाइवोर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको इसके लिए कोर्ट में जाना होगा, कोर्ट में फाइट करना होगा, उसके बाद कोर्ट अपना डिसीजन देती है। तो एक प्रोसीजर, एक तरीका है तलाक लेने का। तो वही कानून जो है 3 तलाक कानून का भी एक बिल पास किया गया था पार्लियामेंट में, जिसे पास कर दिया गया। तो ये जो कानून पास हुआ कहाँ पे में हुआ? पार्लियामेंट में हुआ। उसी प्रकार से बुर्का पहनना चाहिए, हिजाब पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, इस पे भी कानून बनाने का अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को है। यही कानून बना सकती है। ऐसे और भी चीजें आप देख सकते हैं, जैसे प्याज के दाम घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इस पे भी जो कानून बनाने का काम है कौन करता है? पार्लियामेंट ही करता है। हमारे देश में जीएसटी लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये भी कहाँ होगा? पार्लियामेंट में बैठ के होगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट में ये सब कानून बनते हैं। अब जैसे पार्लियामेंट ही क्या करेगा कि अब जैसे अचानक आप लोग देखे होंगे कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार थी तो उन्होंने क्या किया कि सारे नोट बंद करा दिए, 1,000 के नोट जारी कर दिए। ठीक है, तो ये काम कहाँ हुआ? ये सब तो ये पार्लियामेंट के अंदर हुआ। ठीक है, तो पार्लियामेंट में कोई कानून को बनाने का, उसको सुधारने का या किसी को हटाने का भी पावर किसके पास होता है? पार्लियामेंट का होता है। सो पार्लियामेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है। इतना तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, बहुत ही पावरफुल चीज है ये। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि एक्चुअल में राज्यसभा क्या होता है। तो अब जैसे मैं राज्यसभा के विषय में आपसे बातचीत करता हूँ तो आपके दिमाग में एक फिगर होनी चाहिए, और वो फिगर ये वाला होना चाहिए। ठीक है, रेड कारपेट वगैरह सब आपको लाल लाल दिखाई दे रहा है। तो राज्यसभा एक्चुअल में ऐसा ही होता है। तो राज्यसभा एक्चुअली, राज्यसभा में होते कौन है? तो राज्यसभा में काउंसिल ऑफ स्टेट्स हुआ करते हैं। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी राज्यसभा में जो बैठा हुआ है वो कोई झारखंड से चुन के आया होगा तो झारखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बिहार से चुन के आया होगा तो बिहार को रिप्रेजेंट करेगा, कोई यूपी से चुन के आया तो यूपी को रिप्रेजेंट करेगा। तो राज्यसभा में क्या होता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है, यानी कि ये प्रतिनिधित्व किसका करता है? स्टेट का क्या करता है। अब प्रश्न आता ये है कि राज्यसभा में कितने लोग होते हैं, यानी कितने मेंबर जो है वो चुने जाते हैं। तो टोटल जो मेंबर होते हैं किसमें? राज्यसभा में, वो 245 हुआ करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राज्यसभा में 245 मेंबर हुआ करते हैं। ठीक है, इसमें 245 मेंबर हुआ करते हैं, इससे ज्यादा नहीं, 245 ही मेंबर इसमें होंगे। ठीक है, किसमें? राज्यसभा में। अब इसके हेड कौन होते हैं? अब मान लीजिए कि लोग तो चुन गए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 245 लोग हैं, यहाँ पे तो ये पूरे सीट पे आके यहाँ पे बैठेंगे जितना आप देख रहे हैं। लेकिन ये वाला जो चेयर है यहाँ पे, इसमें कौन बैठेगा? कोई हेड होगा इसका। तो यहाँ पर बैठते कौन है? तो एक्चुअल में यहाँ पे बैठते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बैठते कौन है? वाइस प्रेसिडेंट बैठा करते हैं, यानी जिसको हम उपराष्ट्रपति कहा करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के बाद किसके पास पावर है? उपराष्ट्रपति के पास पावर है, जिसको हम वाइस प्रेसिडेंट कहा करते हैं। तो यही वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है?
इस वाले चेयर पे बैठते हैं और ये राज्यसभा के हेड हुआ करते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी कुछ बातें। अब हम बात करते हैं लोकसभा। तो जब भी हम लोकसभा का जिक्र करते हैं तो एक्चुअल में आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? तो जब भी हम लोकसभा के विषय में बातचीत करेंगे तो आपके दिमाग में एक्चुअल में ये वाला आपको दिखाई देना चाहिए, ग्रीन ग्रीन तरह का जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के अंदर जो है, इसको हम लोकसभा कहते हैं। अब ये लोकसभा में बैठते कौन है? तो इस लोकसभा में हाउस ऑफ द पीपल बैठते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि हाउस ऑफ द पीपल कहने का मतलब क्या हुआ आपको मैं समझाता हूं। जैसे कि जो वोटर्स होते हैं, ठीक है, बहुत लोग वोट देने वाले होते हैं, ठीक है, तो जो भी 18 साल से ऊपर के हो तो वोट दे सकते हैं ना, ठीक है। तो जो वोटर होते हैं, ये वोटर क्या करते हैं, अपने वोट के माध्यम से किसी एक को चुन लेते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, एमएलए कहा करते हैं, यानी विधायक कहा करते हैं, ठीक है। तो वो विधायक बन जाता है। तो अलग अलग एरिया से बहुत सारे विधायक को चुना जाता है, यानी एमएलए को चुना जाता है, ठीक है। और यही एमएलए चुनकर जाते हैं कहां पर? लोकसभा में जाते हैं। अब ये टोटल कितने होने चाहिए? तो ये टोटल 545 हुआ करना चाहिए, ठीक है। जबकि राज्यसभा में कितने होंगे? 245, और यहां पर कितने होंगे? 545। तो एमएलए कितने हो गए? 545 हो जाते हैं, ठीक है। तो एमएलए 545 हो जाते हैं और यही एमएलए जो हैं ये लोकसभा में बैठते हैं, यानी कि यहां पर बैठा करते हैं, ठीक है। तो ये लोकसभा में बैठेंगे और ये सीधा जो लोगों की समस्या है उसको ये रखने का काम करते हैं कि किस एरिया में पानी की समस्या है, किस एरिया में क्राइम बढ़ गया है, किस एरिया में बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है, किस एरिया में लोगों को ज़्यादा सुविधा या सड़कें प्रदान करनी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो यहाँ से चुन के जाते हैं लोकसभा में, वो इस तरह के मुद्दा को उठाते हैं और वो अपने एरिया के लिए वो सारी सुविधाएं लेकर आते हैं। तो लोकसभा में बैठने वाले कौन है, ये समझ में आ गया? जो विधायक लोग होते हैं, जो एमएलए लोग होते हैं, ठीक है। और इसकी टोटल सीट कितनी होती है, यानी कि टोटल मेंबर कितने हो सकते हैं? 545 मेंबर ही हुआ करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इसके जो हैं हेड कौन होते हैं, ठीक है, यानी लोकसभा का हेड कौन हुआ करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो चेयर आपको दिखाई दे रहा है, इस चेयर पे कौन बैठेगा? स्पीकर। जबकि राज्यसभा में कौन बैठ रहा था? वाइस प्रेसिडेंट। और लोकसभा में कौन बैठेगा? स्पीकर बैठेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीकर बोला करते हैं। सो अभी तक आपने देख लिया कि राज्यसभा, लोकसभा और पार्लियामेंट, इन तीनों के बीच में क्या कनेक्शन है। अब इसको चलिए हम लोग कुछ डिटेल से यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए, अभी ये फिगर किसके विषय में जिक्र कर रहा है? तो ये फिगर आपका अभी ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। बताइए किसके विषय में जिक्र कर रहा है, राज्यसभा या लोकसभा? जी हाँ, ये लोकसभा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सीट में बैठने वाले लोग हैं, इसको कौन चुनते हैं? जो वोटर होते हैं, जो वोट देते हैं, ठीक है। जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, वो लोग वोट दे के चुनते हैं अपने एमएलए को, और वही लोग यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो जिसको सीधा सीधा कौन चूज कर रहा है? जो वोटर लोग हैं, जो आम आदमी है, वो लोग वहां पे चुन के इनको यहाँ पे भेजते हैं। और ये वाले सीट में कौन बैठेंगे? एक हेड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोला करते हैं? स्पीकर बोला करते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब किस प्रकार से नेशनल गवर्नमेंट को बनाया जाता है। नेशनल गवर्नमेंट कहने का क्या मतलब है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। मतलब एक ऐसी सरकार आप बना रहे हैं जो केंद्र में काम करे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं यहाँ पे दूं, जैसे कि अभी अगर आप मेरे लेक्चर को 2022 में देख रहे हैं, तो यहाँ पर सरकार किसकी है केंद्र में? बीजेपी की सरकार है। बीजेपी जैसे मैं बोलूंगा तो आपके दिमाग में क्या चित्र आएगा? नरेंद्र मोदी का फिगर आएगा। तो नरेंद्र मोदी क्या है, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से बिलोंग करते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अभी केंद्र में इन्हीं की सरकार चल रही है। तो ये सरकार कैसे बनी, ये सरकार का सिलेक्शन किसने किया? तो ये काम पार्लियामेंट करता है, यानी पार्लियामेंट ही क्या करता है, सरकार
का निर्माण करवाता है, यानी कि सरकार को सेलेक्ट करने का काम करता है। तो अभी हम किस सरकार की बात कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट भी बनता है, ठीक है, यानी कि जैसे आपके राज्य हैं, स्टेट हैं, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर होंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट की बात है। लेकिन जब देश के बारे में बातचीत करते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, तो वो नेशनल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बनता है। तो ये कैसे बनता है, अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपको सरकार बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज कहने का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग पार्टी के लोग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक है, कांग्रेस जो है वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, आम आदमी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। इस तरह से बहुत सारे क्या है पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है। अब ये पार्टी मिलकर ही, यानी ये सब पार्टी ही क्या करते हैं, सरकार बनाने का काम करते हैं। सरकार इन्हीं पार्टियों से बनती है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, कुछ बॉन्डिंग है। तो क्या कंडीशन है कि अगर आपको सरकार बनाने हैं तो सबसे ज्यादा एमपी सेलेक्ट होने चाहिए, सबसे ज्यादा एमपी इलेक्ट होने चाहिए। यानी कि जिस पार्टी का अगर मान लीजिए कि एमपी सबसे ज्यादा इलेक्टेड हो गए, मेजोरिटी में आ गए, तो उसकी सरकार बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करते हैं जैसे बीजेपी के विषय में, और बात किसके करते हैं, कांग्रेस के विषय में, ठीक है। तो मान लीजिए कि बीजेपी जो है, अब बीजेपी के बहुत सारे एमपी चुन गए, ठीक है, मेजोरिटी में आ गए, तो उसकी सरकार बन जाएगी। और अगर मान लीजिए कांग्रेस की जो एमएलए हैं ये ज्यादा चुन के आ गए, तो इसकी सरकार बन जाएगी सेंट्रल में, ठीक है। तो सरकार कैसे बनती है कि कितने सारे एमपी जीत कर आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले अब हम लोग थोड़ा एक और चीज यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने एक जिक्र किया था लोकसभा के विषय में, और लोकसभा के विषय में हमने क्या बात किया था कि वहां पर 545 मेंबर चुने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 545 मेंबर चुने जाते हैं। टोटल मेंबर कितना चुनना है, 545 चुनना है लोकसभा में, यानी इस वाली सीट में जो बैठते हैं। लेकिन ये 545 पूरे के पूरे इलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं अब इसको समझना होगा, ठीक है। इसमें 543 ऐसे मेंबर होते हैं जिसको इलेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, चुना जाता है, जो सीधा वोटर लोग उसको चूज करते हैं। और 2 ऐसे होते हैं जिसको एंग्लो इंडियन कहते हैं। एंग्लो इंडियन कहने का मतलब कि वैसे विदेशी लोग जो भारत में ही रह गए, जैसे वैसे अंग्रेज लोग जो भारत में ही रह गए, उनके बाल बच्चे अब यहीं पे रहना शुरू कर दिए, तो उसको हम एंग्लो इंडियन कहा करते हैं। और उसका भी एक्चुअली इलेक्शन ही सिलेक्शन करता है, और ये कौन करते हैं, प्रेसिडेंट का काम होता है। तो ये लोकसभा में 2 फिक्स होते हैं, किसके, एंग्लो इंडियन का होना, और 543 जो है वो चुन के आते हैं, जो इसको जनता सीधा सीधा चुनती है। अब मान लीजिए कि अगर किसी की सरकार बननी है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सरकार अगर बनना है, तो क्या करना होगा कि जो टोटल 545 है, इसका आधा से थोड़ा ऊपर जो है यहाँ पर आना चाहिए जीतकर लोगों को, ठीक है। यानी कि 272 या तो लोग आ जाएं, या तो 272 से ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर इतनी सीट्स आ जाती हैं, इतने लोग इसमें जीत के आ जाते हैं, तो उसकी सरकार जो है वो बन जाती है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं और भी तरीके से कि आखिरकार जो आपका पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट और क्या करता है। पार्लियामेंट में अभी तक हम लोगों ने देखा कि क्या किया, पार्लियामेंट ने क्या किया, एक नेशनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया, यानी कि केंद्र में बैठ के सरकार काम करे, उसको सेलेक्ट करने का काम किसने किया, पार्लियामेंट ने किया। अब एक और काम यहाँ पर चालू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं, एक और पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो क्या इम्पोर्टेंस है वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जो हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा है, ठीक है, यही जो लोकसभा, तो ये जो पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा बैठा हुआ है, अभी लोकसभा का एक और काम होता है। एक तो आपने देख लिया कि सरकार बनाएगा,
और दूसरा आपने देख लिया कि यही लोकसभा क्या करता है, किसको सिलेक्ट करता है, सेलेक्ट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, कार्यपालिका को सिलेक्ट करती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करती है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा ये एग्जीक्यूटिव क्या होता है? तो एग्जीक्यूटिव वो चीज है जिसको हम लोग एक्चुअल में सरकार कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यानी लोगों का इसमें झुंड होता है और ये एक साथ मिलके काम करते हैं और ये क्या करते हैं कि जो कानून पास हुआ है, जो कानून पार्लियामेंट के थ्रू पास हुआ है उसको लागू करवाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा एग्जीक्यूटिव का काम कानून बनाना नहीं है, कानून बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का है। और एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है कि जो कानून पार्लियामेंट के थ्रू बन गया है उसको अब लागू करवाइए सब जगह पे, उसको क्या करना है, उसको लागू कराना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कानून बनाया गया पार्लियामेंट में कि सभी को डोज मिलना चाहिए, कोरोना वैक्सीनेशन होना चाहिए और फ्री में मिलना चाहिए। तो ये तो कानून बन गया पार्लियामेंट में। अब इसको लागू कौन करवाएगा? तो जो आईएएस लोग होते हैं, जो आईपीएस लोग होते हैं, ये सब इसके अंदर बहुत सारे लोग आएंगे, पुलिस वगैरह सब, ये सब चीजें आएंगी। तो एग्जीक्यूटिव जो है इसको अब इम्प्लीमेंट कराना शुरू करेंगे हर एक गांव मोहल्ले में जाकर, ठीक है। तो यहां पर वो कानून लागू हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है, एक्चुअल में जब हम बात करते हैं कि सरकार कौन है, सरकार क्या है, तो एक्चुअल में हम इसी को सरकार कहते हैं। एग्जीक्यूटिव को ही हम लोग क्या कहते हैं, सरकार कहा करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग ज्यादातर कहते हैं। तो इसी में आपके आईएएस आईपीएस ये सब जो है लोग आपको देखने को मिलेंगे और यही लोग कानून को इम्प्लीमेंट कराने का काम किया करते हैं। अब यहां पर मैंने कि जैसा आपको बताया भी कि इसी एग्जीक्यूटिव को ही हम लोग क्या कहा करते हैं, सरकार कहा करते हैं। जब भी हमारे दिमाग में ये बात आती है कि सरकार क्या है, तो हम लोग इसी आईएएस आईपीएस इन सब पुलिस अधिकारी यही सब चीज को देखते हैं, सीओ बीडीओ, ये तमाम चीजें एक सरकार का फाउंडेशन है और ये लोग कानून को इम्प्लीमेंट करके काम करते रहते हैं। तो एक्चुअल में यही लोग सरकार हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक्चुअल में लोकसभा, ये आपका क्या है, लोकसभा है। तो लोकसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं, 545, जिसमें से 543 ही चुन के आएंगे और 2 एंग्लो इंडियन रहा करते हैं, ठीक है। और मेजोरिटी पार्टी बनाने के लिए 272 या 272 से ऊपर मेंबर होने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो उसका पार्टी का गठन हो जाता है, ठीक है। लोकसभा का काम क्या है, लोकसभा का काम है एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करना ताकि वो अच्छे से कानून को इम्प्लीमेंट कराता रहे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर लोकसभा में काम हो रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज करेंगे और ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही बेटर क्लियरेशन दे पाएगा कि आखिरकार केंद्र में सरकार कैसे बन पाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बन पाती है। तो इसको देखने के लिए जैसे कि पहला एक प्रश्न हम लोग यहाँ पे करेंगे, हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड व्हाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना एक लिस्ट दिया हुआ है, ये 2014 का लिस्ट अभी हम लोग देखेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन है जो सरकार केंद्र में बनाएगी। तो देखिए केंद्र में सरकार बनाने वाले एक नेशनल पार्टीज होती हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीएम है, फिर एक आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसको कांग्रेस हम लोग आज के डेट में कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये सब क्या है, नेशनल पार्टीज हैं। और दूसरी बात अगर हम लोग करें तो स्टेट में भी पार्टी होती हैं, ठीक है, अलग अलग राज्य में भी पार्टी होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आम आदमी पार्टी है, उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए झारखंड में किसकी सरकार अभी फिलहाल चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ठीक है। उसी प्रकार से और भी हम लोग यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लिस्ट हैं जिसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टेट में काम किया करते हैं। समाजवादी पार्टी है, शिवसेना पार्टी है। तो इस तरह के बहुत सारे ये जो पार्टीज आपको दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ स्टेट में आपको हैं, ये सब स्टेट पार्टीज हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें नेशनल पार्टीज के तो ये सब नेशनल पार्टीज हैं। अब चलिए हम लोग ये देखना एक्चुअल में चाह रहे हैं कि आखिरकार
अगर हम लोगों को सरकार बनाना है केंद्र में तो किसकी सरकार बनेगी। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को। देखिए इसके टोटल एमपी कितने हैं, ठीक है, इसके टोटल एमपी 282 हैं। अब उसी तरह से यहाँ पे देखिए कांग्रेस के टोटल एमपी कितने हैं, 44 हैं। अब इसमें से प्रश्न आएगा कि सेंटर में किसका गवर्नमेंट बनने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार किसकी रहेगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट लाने वाला यानी सबसे ज्यादा एमपी जीत कर कौन आया है, भारतीय जनता पार्टी, 282 सीट, 282 सीट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, आपका 272 से ऊपर चला गया, तो डेफिनेटली किसकी सरकार बनेगी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ठीक है। और ओपोजिशन में कौन रहेगा, कांग्रेस रहेगा, और ये बाकी सब ये सब भी रहेंगे, ये ऑपोजिशन में रहेंगे। तो मेन लेकिन कौन होगा ऑपोजिशन में, वो कांग्रेस रहेगा। लेकिन सरकार किसकी बनेगी, तो सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा सीटें लाई हैं। यानी कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसमें जो अलग अलग क्षेत्र से एमपी जब सबसे ज्यादा चुन कर आए हैं, तो यही क्या करेंगे, सरकार को बनाएंगे 282 मिलके, ठीक है। तो इनकी अब सरकार चलेगी, अब इनकी सरकार बन पाएगी। लेकिन मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम आ गए सीटें, तो फिर उसके पास ऑप्शन क्या है कि गठबंधन की सरकार ये फिर बना सकती हैं, ठीक है, और ऐसा हुआ भी है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर है कि हु विल बी द प्रेजेंट फॉर डिस्कशन इन द लोकसभा। तो अभी मैंने बताया कि लोकसभा में डिस्कशन करने के लिए कौन होगा, जो 44 सीटें लेकर आई हैं यानी कि कांग्रेस, ठीक है, ये आपका डिस्कशन करने के लिए प्रेजेंट होंगे और ये सब भी रहेंगे, ठीक है। लेकिन सरकार किसकी चलेगी, भारतीय जनता पार्टी की चलेगी। तो ये 2014 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। लेकिन अब देख लीजिए 2009 का रिपोर्ट, 2009 की रिपोर्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि किसकी सरकार बन पाएगी सेंट्रल में। देखिए बहुजन समाज पार्टी है, ये कितना लेकर आया है, 21 सीटें लेकर आया है, यानी कि टोटल इसमें एमपी कितने जीते हैं, 21 एमपी जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 116 जीते हुए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का 4 है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 16 हैं, ठीक है। कांग्रेस के कितने हैं, 206 हैं। अब इसमें आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनने वाली है, कांग्रेस की सरकार बनेगी या भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, किसकी सरकार बनेगी। तो एक्चुअल में यहाँ पे देखिए कि किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी, थोड़ा सा हम लोग पीछे की तरफ आते हैं और देखिए सरकार बनने के लिए कितना टोटल मेंबर जीत कर आना चाहिए, 272 या 272 से ज्यादा होना चाहिए, तभी सरकार क्या होगा, बन पाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ 116 सीट आई हैं, 116 एमपी जीत के आए हैं और यहाँ पे 206 ही हैं। तो 206 है, जबकि आना कितना चाहिए था, 272 या 272 से ऊपर आना चाहिए था, तभी सरकार का गठन होता। लेकिन इन दोनों में से अब किसी के पास भी 272 सीटें नहीं है, यानी कि 272 एमपी जीत के नहीं आ पाए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। अब क्या हो पाएगा, अब 272 इसको हर हालत में लाना है, तो ऐसी सिचुएशन में इन्हें कोलिएशन करना पड़ेगा, यानी गठबंधन का सरकार बनाना पड़ेगा। अब ये हो सकता है कि ये जो कांग्रेस है वो किसी के साथ मिलकर 272 सीट प्राप्त कर ले और फिर उसका क्या बन जाएगा, सरकार बन जाएगा। और ऐसा हुआ भी है, 2009 का ही रिपोर्ट में ऐसा हुआ है कि गठबंधन की सरकार बनी है, यानी खुलकर कोई भी एक अपना सरकार नहीं बना पाया। तो आई थिंक आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जाती है। अब हम लोग बातचीत करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा की अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो राज्यसभा का मेन जो फंक्शन होता है, मेन जो काम होता है, वो क्या हुआ करता है। तो एक्चुअली राज्यसभा में जो लोग होते हैं, यहाँ पे जो चेयर पे बैठे होते हैं, वो कौन लोग होते हैं, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं। यहाँ पे जो सीधे सीधे वोटर लोग होते हैं वो चुन के नहीं भेजते हैं, ठीक है, बल्कि जो एमएलए लोग जीतते हैं वो लोग इनको सेलेक्ट करते हैं और ये लोग यहाँ पे बैठते हैं। तो इसको सीधा सीधा जनता यहाँ पे नहीं चूज करती है और यहीं पे ये लोग आके बैठते हैं। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये होता है कि ये किसी भी लेजिस्लेशन को या बिल को इनिशिएट कर सकता है,
पास होने के लिए। तो इसका भी एक मतलब बहुत अहम रोल है कानून बनाने को लेकर, ठीक है। और हम लोग इसमें और भी देख सकते हैं कि ये अड़चन भी पैदा कर सकता है किसी कानून को लेकर। अगर मान लीजिए लोकसभा में कोई कानून पास हो गया तो उसको रोकने का भी प्रयास किया जा सकता है, या कहा जाए कि उसको बदलने का भी प्रयास यहाँ पे राज्यसभा में किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोग देखिए कि जो भी राज्यसभा के मेंबर होते हैं एक्चुअली उसको चुनते कौन है। तो मैंने आपको बहुत पहले बताया कि जो एमएलए लोग होते हैं वही लोग क्या करते हैं, राज्यसभा के लिए लोगों को चुनते हैं जो वहां पे जाके बैठते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 233 ऐसे मेंबर होते हैं राज्यसभा में जिसको चुना जाता है, और 12 ऐसे मेंबर होते हैं जिसको प्रेसिडेंट खुद चुनते हैं, ठीक है। उसको कोई इलेक्ट वगैरह नहीं करता है। तो ये राज्यसभा के अंदर है। राज्यसभा में कितने हैं, 233 ऐसे होंगे जिसको एमएलए लोग चूज करके भेजेंगे, ठीक है, राज्यसभा में, और 12 ऐसे मेंबर होंगे जिसको राष्ट्रपति अपने से चूज किया करेंगे। अब इसको समझने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन पे भी डिस्कशन करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज इन द लोकसभा। लोकसभा में एमपी का चुनाव होता है और किस स्टेट में सबसे ज्यादा एमपी चुने गए हैं वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं कि सबसे ज्यादा किस स्टेट में चुना गया है, तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, ये 53 है, 36 है, 44 है, 86 है। यानी सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में एमपी चुने गए हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पे चुने गए हैं, उत्तर प्रदेश में, जिसमें से कांग्रेस का खुद का 59 एमपी चुना गया है। बाकी आप देखिए पीएसपी का 2 एमपी चुना गया, कम्युनिस्ट पार्टी का 2 है। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, तो उस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एमपी बहुत कम है। सबसे ज्यादा एमपी किसके आए हैं, कांग्रेस की। जो सबसे ज्यादा एमपी कहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सबसे ज्यादा चुनकर यहाँ पर आए हैं। तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि किस राज्य में सबसे ज्यादा एमपी चुन के आए हैं लोकसभा में, तो ये उत्तर प्रदेश का है। अब देखिए यहाँ पे विच स्टेट हैज द लीस्ट नंबर ऑफ एमपीज इन द लोकसभा। अब लोकसभा में सबसे कम एमपी किसके पास है, तो सबसे कम में देखा जाए तो एक तो आपका यहाँ पर मणिपुर दिखाई दे रहा है, त्रिपुरा दिखाई दे रहा है। ये सबसे कम एमपी यहाँ पर चुनकर आए हुए हैं। अब देखिए अगला यहाँ पर होता है क्या चीज, विच पॉलिटिकल पार्टी हैज वॉन द मोस्ट सीट इन ऑल द स्टेट। अब आपको देखना है कि कौन ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है, यानी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ऐसा कौन है जो सबसे ज्यादा सीट लेकर आई है, यानी कि सबसे ज्यादा एमएलए जीते हैं वहां पे, और जो सबसे ज्यादा एमएलए चुन के आए हैं, जो जीते हैं, उसी की सरकार बनेगी। तो यहाँ पर कौन ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो सबसे ज्यादा सीटें लेके आई है, सबसे सीटें मतलब सबसे ज्यादा वहां के एमएलए लोग जीते हुए हैं। तो आप देखिए कि अगर कांग्रेस वाली लिस्ट में आप देखेंगे तो 338 सीट यहाँ पे लेके आ गया। कितनी सीट लेके आ गया, 338 सीट यहाँ पे लेके आ जाता है कांग्रेस, ठीक है। तो अब देख लीजिए ये क्या हो गया, 272 से क्या हो गया, ऊपर हो गया, जबकि सरकार बनाने के लिए 272 या 272 से ऊपर हमें चाहिए था। तो ये 338 सीटें लेकर आ गया कौन, कांग्रेस। तो यहाँ पर सरकार अब किसकी रहेगी, कांग्रेस की रहेगी। तो आई थिंक इस क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि सरकार कैसे बन रहा है, ठीक है। अब अगला यहाँ पे देखिए, विच पार्टी डू यू थिंक विल फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इसका मैंने जवाब दे दिया कि यहाँ पे गवर्नमेंट या सरकार केंद्र में किसकी बनने वाली है, कांग्रेस की बनने वाली है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सीटें लेकर आए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक किसके जीत के आए हैं, ठीक है। आप देख भी सकते हैं कि किस किस स्टेट में कितने जो आपके एमपीज लोग हैं वो यहाँ पर जीते हुए हैं। तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि इसके ज्यादा से ज्यादा एमपी चुन के आए हुए हैं, इसीलिए इनकी सीटें ज्यादा हो गई हैं हर स्टेट में, और इस कारण से अब इसकी सरकार बनेगी। अब यही इन्हीं के कोई पार्टी के लोग होंगे जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ठीक है। तो यही सेंट्रल में काम करेंगे। तो आई थिंक आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि पार्लियामेंट जो है वो सरकार कैसे बनाती है। अब हम लोग बात करते हैं किसके विषय में, एमपीज के विषय में। तो एमपीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड
informing parliament, and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy. तो ये एमपी लोगों का मेन काम क्या होता है? तो एमपी लोगों का मेन काम ये है कि जो पीपल के बीच में, जो पीपल के लिए कानून वगैरह बना रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे कंट्रोल रखा जाएगा कानून को, किस प्रकार से गाइडलाइंस प्रोवाइड करना है। फिर ये पार्लियामेंट को इन्फॉर्म भी करेंगे कि क्या क्या ऐसे कानून है जिसका असर हमारे देश में हो रहा है, क्या बदलाव करने की ज़रूरत है और क्या नए कानून बनाने की आवश्यकता है। तो ये सब एमपीज़ लोग क्या करते हैं, अपनी आवाज़ जो है वहाँ पर उठाते हैं और वो कानून को कंट्रोल करने का भी काम करते हैं, अगर किसी का मिसगाइडिंग हो रहा है, या उसको गाइड करने का भी काम करते हैं, और ये पार्लियामेंट को इन्फॉर्म भी करते हैं कि किसका क्या चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं। तो ये आपके हो गए एमपी के विषय में। तो आई थिंक जो बेसिकली हम लोगों को समझना था, सो हमने देख लिया कि टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। तो एक्चुअली जो हम लोगों को यहाँ पर मेनली जो चीज़ें देखनी थी वो हम लोगों ने देख लिया कि आखिरकार जो पार्लियामेंट होता है उसका मेन क्या क्या फंक्शन। सो बेसिकली अगर हम लोग बातचीत करें कि पार्लियामेंट का मेन फंक्शन क्या हुआ, पार्लियामेंट क्या क्या हुआ, ये तो आप लोग क्लियर हो गए कि प्रेसिडेंट थे, लोकसभा था, राज्यसभा था। अब ये पार्लियामेंट का मेन काम आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि पार्लियामेंट का मेन काम आपने देख लिया कि ये किस प्रकार से नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करती है। ठीक है, ये इसी का काम होता है। उसी तरह से गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट को गाइड करना, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने का भी काम पार्लियामेंट ही करता है। लॉ मेकिंग यानी कानून बनाने का भी काम किसके पास है, पार्लियामेंट का है। तो ये हम लोगों ने 3 ऐसे चीज़ें पढ़ी हैं जो पार्लियामेंट फंक्शंस करती हैं, पार्लियामेंट ये तमाम फंक्शंस करती हैं। लॉ मेकिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में होगा।